जिस अयोध्या का कल्याण भगवान श्री राम जी ने करना चाहा और किया, वे अयोध्यावासी तो उनके नहीं हुए, वे माता सीता के नहीं हुए, वे बाबूजी कल्याण सिंह के नहीं हुए, जिन्होंने राम मंदिर के लिए इतना सब कुछ बलिदान दिया। तो वे आज मोदी जी के या भाजपा के कैसे हो जाते हैं? ये तो इनका पुराना रिकॉर्ड है, पुरानी हिस्ट्री है भाई। और इस देश के लोगों को एक बार खुद से अपना चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। जब पिछली बार 303 दी थी तो कितने बड़े बड़े काम हुए थे। अभी भूल जाना काशी मथुरा को, भूल जाना। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा, वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, फलाना एक्ट, ढिमकाना एक्ट, ये सारे को प्रकार कुछ ना होना। अब लोग बाग लालच में आ जाते हैं। मैं अभी ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था एक पोस्ट उत्तर प्रदेश की, वहाँ की लेडीजें बुर्का पहन करके कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़ी हैं, गारंटी कार्ड लेकर के, और दिखा रही है कि हमारे को गारंटी दी थी कि चुनाव जीतते ही 1 लाख रुपए दे देंगे, हम तो अपना वो 1 लाख रुपया लेने के लिए आई हैं। क्या लोगों का दिमाग काम नहीं करता? एक इंसान को 1-1 लाख रुपया दिए ऐसे बांटेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? और वो पैसा कौन बांटेगा? अब ले लो लाख रुपए, बैंगन मिलेगा। जैसा विपक्ष हमारे देश का है ऐसा तो शायद धरती के ऊपर कहीं आपको मिलेगा नहीं। यही विपक्ष जो परसों तक अपनी छाती पीट पीट करके विधवा विलाप कर रहा था, जो कह रहा था ईवीएम में गड़बड़ है, अब जब जैसे इनके फेवर में रिजल्ट आए, अब वो सारी ईवीएम की गड़बड़ ठीक होगी। अपना डर हो तो बोला ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, और जब अपनी जीत होगी बोला ईवीएम बहुत अच्छी है। इस देश के अंदर अन्नामलाई जैसे आईपीएस अधिकारी चुनाव हार जाते हैं, और जो खालिस्तान के समर्थक, वो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बैठा अमृतपाल, डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बैठा बैठा वो चुनाव जीत रहा है। इंदिरा गांधी को जिसने मारा बेअंत सिंह का लड़का पंजाब के फरीदकोट से जीत्या। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है भाई। और ऐसे लोग यदि चुन करके संसद के अंदर आएंगे तो इस देश का क्या भविष्य निर्माण करेंगे और क्या इस देश का भला करेंगे, ये सारे देशवासियों को सोचने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं बोस्तिर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। 4 जून को जो परिणाम आए उससे दोनों ही खेमे के अंदर खुशियां तो हैं, पर वो खुशियां ऊपरी दिखाई दे रही हैं। कोई भी खुलकर खुशियां नहीं मना पा रहा है। आखिर क्या इसकी वजह रही, क्यों ऐसे परिणाम आए, और उत्तर प्रदेश के जो परिणामों ने सबसे ज़्यादा जो चौंकाया, उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज राम त्यागी जी। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे चुनाव पर इन्होंने लगातार नज़र रखी, और जब परिणाम आए उन परिणामों पर इनके ये क्या सोचते हैं। राम त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टैंक के चैनल पर। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। जय श्री राम। त्यागी जी, बताइएगा, आप पूरे चुनाव पर लगातार नज़र बनाए हुए थे, समय समय पर टिप्पणियां भी कर रहे थे, कुछ राय भी दे रहे थे, लेकिन जब परिणाम आए तो क्या आपने वाकई में सोचा था कि इस तरीके के परिणाम होंगे? किसी भी तरह से आपको ऐसा कुछ लगा था? नहीं, ये परिणाम बहुत चौंकाने वाले हैं, और ये परिणामों की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। मेरी तो छोड़िए, जो भी अपने राष्ट्र से, अपने धर्म से प्यार करता है, उसमें से किसी भी ऐसे सच्चे सनातन हिंदू ने इन ऐसे परिणामों की कल्पना कतई नहीं की थी। और ये परिणाम बहुत झकझोर देने वाले परिणाम है। इन परिणामों को देखने के बाद न केवल हम सनातन हिंदुओं को बल्कि भाजपा को भी एक बहुत गहरे चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है, स्वयं के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी, और जो हमारी कार्यशैली है उसके अंदर भी। राम त्यागी जी, आप बताइए, जैसे वैसे तो चर्चा पूरे जब से परिणाम आए हो ही रही है, अलग अलग तरीके से लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, पर हम सिर्फ उस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी से अगर कुछ गलतियां हुई हो, जो इस चुनाव में जैसे परिणाम दिखे, तो वो उससे सीख ले सके। तो आप जो हैं वो खुद इतने समय से हिंदुत्व का कार्य करते आए हैं, क्या आपको लगा कि इस बार कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी अगर करती तो इस तरीके के परिणाम सामने ना आते, कुछ सुधार ऐसे किए जा सकते थे? आपको लगा कहीं गलतियाँ कुछ हुई? हाँ, गलतियाँ हुई हैं, और मैं यदि गलती बताऊं, चाहे वो भाजपा की हो या मेरे किसी प्रिय इंसान की हो, यदि मैं उसको उसकी गलती बताता हूं तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि ये इंसान मेरा शुभचिंतक है, जो कम से कम मेरी कमियां मेरे को बता रहा है। क्योंकि जब तक हम सामने वाले की कमियां नहीं बताएंगे, वो अपनी कमी दूर करेगा कैसे? और एक गलती नहीं है, बहुत मोटी मोटी और बड़ी ढेर सारी गलतियाँ हुई हैं। मुख्य रूप से यदि मैं बात करूँ कि IT सेल, भाजपा का जो IT सेल है वो 2019 या 2014 वाले चुनाव के मुकाबले में 2024 के इस चुनाव में कहीं भी नहीं टिकता। और मेरे को सोच करके बड़ा अचंभा होता है कि भाजपा एक इतनी बड़ी पार्टी, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में वो है, इतनी उसके पास उसके कैंडिडेट हैं और इतने उसके पास अपने कार्यकर्ता हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी से विपक्ष का या विरोधियों का काउंटर नहीं हो रहा। कोई एक ध्रुवराठी जैसा कोई भी कुछ भी भोग करके निकल जा रहा है, और पार्टी की IT सेल की तरफ से या पार्टी की तरफ से उसका काउंटर नहीं हो रहा। भाई साहब, शुक्र मनाइए कि हमारे जैसे, आपके जैसे कुछ पागल लोग धरातल के ऊपर
निस्वार्थ भाव से अपने राष्ट्र और धर्म के हितों को ध्यान में रख करके अपनी आवाज़ उठा रहे थे। और भाजपा के समर्थन में इन जितने भी ये जो विपक्ष की तरफ से प्रायोजित एजेंडा प्रोपगंडा फैलाने वाले जो तैयार किए गए थे, उनका काउंटर इन्होंने किया है। भाजपा की आईटी सेल से काउंटर भी नहीं हुआ उनका। तो आप कह रहे हैं जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स हो या फिर क्रिएटर्स जो हो और तमाम राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग जो हैं, उन्होंने ही असली आईटी सेल का अगर किसी का जो जिम्मेदारी निभाई है तो वो उन्होंने काम किया। बिल्कुल। और भाजपा, मेरे ख्याल से भाजपा को अपने स्वयं के अंदर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता कि इस प्रकार के लोग जो निस्वार्थ भाव से इनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं और विरोधियों का काउंटर करते हैं, भाजपा को उनकी कभी सुध भी लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा मेरी सुध ले ले, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो दिन रात लगे हुए अपनी जान हथेली के ऊपर रख करके, लेकिन उनको आज तक किसी ने नहीं पूछा। और दूसरा पॉइंट यदि मैं बताऊं जो इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, टिकटों के बंटवारे की जब बात आती है, जो कार्यकर्ता जिसने अपना संपूर्ण जीवन खपा दिया पार्टी के लिए, और जब टिकट मिलने का जब नंबर आता है तो जो विरोधी पार्टी से कोई भी आया स्नान करके उसको टिकट दे दिया जा रहा है। फिर वहीं वो विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो इंसान कल तक पार्टी के या संगठन के साथ खड़ा था वो विरोध उत्पन्न कर देता भाई कि हमने अपनी सारी ज़िंदगी खपा दी, हमारे को तो किसी ने पूछा भी नहीं और टिकट उनको दे दिया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो टिकट के बिल्कुल दावेदार थे और सही कैंडिडेट थे और उनको टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन टिकट नहीं मिला, टिकट दे दिया दूसरों को। जो योगी जी बाबा की जो बात जो उठ करके आ रही है कि भाजपा आज उतनी सीटों से पीछे है जितनी सीटों के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि यहाँ बदली कर दो, लेकिन किसी ने की नहीं, किसी ने उनकी सुनी नहीं। अब उसका परिणाम अब सबको भुगतना पड़ रहा है। मतलब योगी आदित्यनाथ को आप कह रहे हैं कि पहले से अंदेशा था कि इन सीटों पर परेशानी हो सकती है। बिल्कुल भाई, देखिए योगी आदित्यनाथ जी इतने बड़े उत्तर प्रदेश राज्य को संभालते हैं जिसके अंदर 80 सीटें आती हैं लोकसभा की। उत्तर प्रदेश में यदि मैं गलती नहीं तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा की। अब योगी आदित्यनाथ जी जैसा कर्मयोगी जिसने एक ऐसे प्रदेश को नियंत्रण किया जो हर प्रकार की परेशानियों से वहाँ के नागरिक परेशान थे, चाहे वो माफियाओं वाला हो, कोई गुंडा हो, मवाली हो, भूमाफिया हो, कैसा भी हो, चोरी चकारी हर तरह का वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पर उन्होंने स्थापित किया है। और ऐसे एक राज्य के समर्पित मुख्यमंत्री को आप पूछ नहीं रहे हो, वो यदि कह भी रहे हैं तो उनकी मानी नहीं जा रही है। रैलियों में उनको केवल एक सीमित उसके लिए रख दिया था। तो कहाँ से जो खामियाजा जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है ना भाई, वो केवल ये 5 साल नहीं, वो अगले पता नहीं कितने सालों तक सेधेगा। अब कह रहे योगी आदित्यनाथ को जो थोड़ा सा कम आंका गया या उतनी जगह नहीं दी गई, उसकी वजह से ये परिणामों में काफ़ी प्रभाव पड़ा। बिल्कुल, ये बात सच है। यदि योगी आदित्यनाथ जी की बातों को मान लिया जाता तो शायद आज हम इस दोराहे के ऊपर ना खड़े होते जिस दोराहे के ऊपर आज हम आकर के खड़े हो गए हैं, जहाँ कोई भी अभी होंगी टर्म कंडीशंस होंगी, दूसरे बंदों को आप लाओगे, जोड़ोगे, कुछ भी करोगे, अगला पहले अपनी टर्म कंडीशन रखेगा। बताओ मैं आपका साथ दूँ तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा? हिंदुस्तान है भाइयों, यहाँ कोई भी आदमी फ्री में कोई किसी का काम नहीं करता। पहले नहीं पूछा बता इस काम को करने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो वो टर्म कंडीशन लग जाएंगी। और इस देश के लोगों को एक बार खुद से अपना चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। जब पिछली बार 303 दी थी तो कितने बड़े बड़े काम हुए थे। अभी भूल जाना काशी मथुरा को, भूल जाना। अब जो काम जो तुम सोच करके चल रहे थे, जिन कामों के लिए चल रहा था भाई, जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा, वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, फलाना एक्ट, ढिमकाना एक्ट, ये सारे को प्रकार कुछ ना होना। अब जैसे तैसे जोड़ तोड़ की सरकार जैसे चलती है वो गाड्डा ढस रह जाएगा, बस वही बहुत है, होना जाना कुछ नहीं है। अब बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं काशी विश्वनाथ और तमाम मंदिर जो की जो बात थी वो भूल जाएं। भूलनी पड़ेंगी भाई। जिस हिसाब से लोगों ने जो अपना जनमत जो दिया है, लोग बाग लालच में आ जाते हैं। मैं अभी ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था एक पोस्ट उत्तर प्रदेश की, वहाँ की लेडीजें बुर्का पहन करके कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़ी हैं, गारंटी कार्ड लेकर के, और दिखा रही है कि हमारे को गारंटी दी थी कि चुनाव जीतते ही 1 लाख रुपए दे देंगे, हम तो अपना वो 1 लाख रुपया लेने के लिए आई हैं। क्या लोगों का दिमाग काम नहीं करता? एक इंसान को 1-1 लाख रुपया दिए ऐसे बांटेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से, और वो पैसा कौन बांटेगा? अब ले लो लाख रुपए, बैंगन मिलेगा। अब कह रहे विपक्ष के कुछ इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा चलाए या फिर अफवाह फैलाई, उसका भी फायदा हुआ है। देखो विपक्ष की तो मैं कहूँ क्या, जैसा विपक्ष हमारे देश का है ऐसा तो शायद धरती के ऊपर कहीं आपको मिलेगा नहीं।
यही विपक्ष जो परसों तक अपनी छाती पीट पीट करके विधवा विलाप कर रहा था, जो कह रहा था ईवीएम में गड़बड़ है, जो न्यू कह रहा था कि ये जो आंकड़े जो आए एग्जिट पोल के ये सारे झूठे, ये प्रायोजित हैं, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। अब जब जैसे इनके फेवर में रिजल्ट आए, अब वो सारी ईवीएम की गड़बड़ ठीक होगी, सारे एग्जिट पोल ठीक हो गए। अब इनसे कोई ये पूछे, मैं यदि देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हूं ना, मैं इन सबको रस्सी डाल करके उल्टा टाक लूं अच्छा कि तूने देश को इतना बड़ा कलंक लगाया है, तूने देश की इतनी बड़ी चुनाव प्रणाली जो है उसके ऊपर तूने प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो उस प्रश्न को तथ्य और प्रमाण के साथ सिद्ध कर, और यदि सिद्ध नहीं कर सकता तो चल बेटा जेल के अंदर। ऐसे नहीं है। अब जब अपना डर हो तो बोला ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, और जब अपनी जीत होगी बोला ईवीएम बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताइएगा, जैसे बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, अगर डीपली जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी सीट की चर्चा हो रही है तो वो फैजाबाद की सीट है, जो अयोध्या क्षेत्र भी उसके अंतर्गत ही आता है। तो उस सीट को लेकर के सबसे ज़्यादा ये हुआ, और विपक्ष भी उसको काफ़ी बुराने की कोशिश कर रहा है, और चर्चा ये हो रही है कि अयोध्या में क्या भाजपा से कमी रह गई, या वहाँ के लोगों ने ऐसा क्या सोचा कि जिस जगह को कहा जाता है सबसे ज़्यादा केंद्र में रही पूरे चुनाव के, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई। देखिए, अयोध्या के विषय में कुछ भी बोलने से पहले मैं एक पंक्ति आपको सुनाना चाहूँगा और आपके दर्शकों को सुनाना चाहूँगा कि जब विनाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और अयोध्या में ऐसा हुआ, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अयोध्या का तो ये उनको अभिशाप है या उनको ये वरदान है, ये तो चीज़ भाई परमपिता परमात्मा जाने। लेकिन जिस अयोध्या का कल्याण भगवान श्री राम जी ने करना चाहा और किया, वे अयोध्यावासी तो उनके नहीं हुए, वे माता सीता के नहीं हुए, वे बाबूजी कल्याण सिंह के नहीं हुए, जिन्होंने राम मंदिर के लिए इतना सब कुछ बलिदान दिया। तो वे आज मोदी जी के या भाजपा के कैसे हो जाते हैं? ये तो इनका पुराना रिकॉर्ड है, पुरानी हिस्ट्री है भाई। मेरे को उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बल्कि उन लोगों की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इतना सब कुछ होते हुए भी भाजपा के पाड़े में वोट करी, अपना मतदान दिया, और भाजपा के कैंडिडेट को एक सम्मानजनक स्कोर तक ला करके उन्होंने खड़ा किया। भले ही वो हार गया हो, लेकिन उन लोगों ने कम से कम अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड सा चल गया है, हिंदू को हिंदू से गाली दी जा रही है। कोई कह रहा ब्राह्मण ठीक नहीं है, कोई कह रहा ठाकुर ठीक नहीं है, कोई कह रहा भाई हरिजन ठीक नहीं है, कोई कह रहा दलित ठीक नहीं है। गलती किसी की ना भाई, और गलती सबकी है, कर्मों की गलती है। यो लोग बाग यदि अपने कर्म ठीक करें ना तो ही कल्याण हो सकता है। यदि मैं विकास की बात करूं, कुछ लोग ये कहेंगे वहाँ विकास ना होया, वहाँ ये चीज़ ना मिली। आज की डेट में 2019 से लेकर के 2024 के टर्म के दिन बात करूं, भारत के अंदर यदि सबसे ज़्यादा काम किसी जो अपनी लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, यदि किसी के अंदर हुआ तो वो अयोध्या की है। अयोध्या के अंदर जितना काम हुआ उतना कहीं ना होया। इतना दिव्य और भव्य मंदिर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, हर चीज़ का हाँ भाई, मैं गया था एक बार, मैं तो कई बार जा लिया, आगे भी जाऊंगा। और मैं तो भगवान राम जी का हाथ जोड़ का कह के कहूँगा, प्रभु जी ये लोग तो ऐसे ही हैं, और मेरे को इनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जिसने भगवान राम का साथ नहीं दिया वो हमारा या मोदी का या भाजपा का क्या साथ देगा? मेरे को कोई शिकायत नहीं किसी से। लोग बाग कह रहे हैं ना ये खराब वो खराब, कोई खराब ना भाई, कोई खराब नहीं है। गलती केवल कर्मों की है। उनके जैसे कर्म उन्होंने कर दिए, हमारे जैसे कर्म हम कर रहे हैं। मोदी जी योगी जी के जैसे कर्म है वे अपने कर रहे हैं। गलती किसी की नहीं, गलती केवल कर्मों की। और यदि विकास की मैं बात कर रहा था, अयोध्या जितना विकास 2019 से लेकर के 2024 तक भारत की किसी भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ होगा जितना विकास वहाँ पे हुआ है। तो इसका मतलब वो जो लोग ये कह रहे हैं कि धर्म के ऊपर जो है लोगों ने विकास के मुद्दे को रख करके वोट दिया, जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, वो भी यहाँ पर जाकर के अयोध्या में जाके कट हो जाता है। कट हो जाता है बिल्कुल। अयोध्या जितना विकास कहीं हुआ है तो दिखा दो। यो जो इसका मुलायम सिंह वाला छोरा जो न्यू कहा हाँ कि अखिलेश जो कन्नौज से जीता शायद, वो न्यू कहा हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे वहाँ आज तक सड़क नहीं, बिजली के खंभे नहीं, वहाँ तारा ने तो तैसी कराई। ऐसे लोग जीत रहे हैं। अरे ये हमारे देश का दुर्भाग्य है भाई। इस देश के अंदर अन्नामलाई जैसे IPS अधिकारी चुनाव हार जाते हैं, और जो खालिस्तान के समर्थक, वो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बैठा, वो अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बैठा बैठा वो चुनाव जीत रहा है। इंदिरा गांधी को जिसने मारा, बेअंत सिंह का लड़का, पंजाब के फरीदकोट से जीत्या। और तिहाड़ जेल के अंदर एक पड़ा है कश्मीरी उग्रवादी जो हथियार सप्लाई करता था पाकिस्तानी आतंकवादियों को, वो चुनाव जीत गया कश्मीर की सीट से।
ये हमारे देश का दुर्भाग्य है भाई। और ऐसे लोग यदि चुन करके संसद के अंदर आएंगे तो इस देश का क्या भविष्य निर्माण करेंगे और क्या इस देश का भला करेंगे, ये सारे देशवासियों को सोचने की आवश्यकता है। पर एक ट्रेंड जो चला था, शुरुआत में ही एक माहौल बनाने की कोशिश की गई यूट्यूब के जरिए, अलग अलग जरिए जो भी लोग थे वो ये एक माहौल बनाया, उसके अंदर ध्रुव राठी सबसे आगे आते थे और वो कह रहे थे कि अगर इस बार मोदी जी को नहीं रोका तो पूरे देश के अंदर तानाशाही आ जाएगी, कभी चुनाव नहीं होंगे, पूरे डिक्टेटरशिप पूरे देश के ऊपर छा जाएगी। तो आपको लगता है कि इस चुनाव के बाद कम से कम वो समझ में आया होगा, कुछ ऐसा गया होगा, या फिर वो जो खुशी मना रहे हैं वो सही है? भाई देखो, ऐसा ध्रुव राठी तो है आपका पिल्ला, यहाँ आपका मतलब आम आदमी पार्टी से है। यो डिक्टेटरशिप, तानाशाही, फलानाशाही, ढिमकानाशाही, यो इस आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की चलाई ओढ़ है। और वो पिल्ला केवल वही भोगता था जो उसको उसका मालिक कहता था। अरविंद केजरीवाल आवे ना टक्कर में, यहाँ दिल्ली के अंदर न्यू कहा था जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से, दिया ना जेल का जवाब वोट से। सातों सीटें क्लीन स्वीप भाजपा के खेमे में आ गई और जनता ने दिखाया है केजरीवाल जी जेल के अंदर रहो, आपकी बाहर आने की जरूरत नहीं है। और ध्रुव राठी जैसे जो भी लोग प्रोपगंडा फैलाते हैं उनका काउंटर बीजेपी के आईटी सेल को समय से करना था, जो उन्होंने नहीं किया। और मैं बोलता हूँ, ये तो इस देश के लोग आज इतने जागरूक हो रखे हैं, अब उन्होंने उस ध्रुव राठी जैसे की कोई वीडियो जो भी कुछ है, उन्होंने उसको एक बकवास से ज़्यादा कुछ महत्व नहीं दिया। ध्रुव राठी अपने आप में मतलब कितना बड़ा पन्ने का बनता हो। और ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जर्मनी घनी दूर को ना, जर्मनी क्या धरती के किसी भी कोने में हो, दूसरे को लियाओ ठाका ना टांको यहाँ लंबा। क्यों नहीं करती गवर्नमेंट ऐसा काम? इन्हें तो कोई भी कुछ भी कह देगा, कोई भी कुछ भी नैरेटिव फैला देगा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। भाई इस देश के अंदर मैं बोलता हूँ, इस देश के अंदर समय की ये मांग है कि जो भी कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ, जो भी कोई झूठ बोल करके अपने निज स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित करता है, ऐसे लोगों को तुरंत उठा करके जेल की काल कोठरी के अंदर डालना चाहिए। उत्तर प्रदेश पर वापस आते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में जब से इस तरीके के परिणाम आए तो एक चर्चा शुरू हुई, ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ का करियर जो है वो अब खत्म हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव का। आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? उसका नाम भाई योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा जो प्यार से दे रखा है, और माफियाओं तो उसको पता नहीं क्या क्या नामों से उन्होंने संज्ञा दे रखी है। साक्षात काल यमराज है उनके लिए वो। और योगी बाबा ने खुद अपने मुंह तक कही थी कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले मैं एक मठ का मठाधीश हूँ। और यदि कोई ये सोचे कि वो भाई योगी बाबा का कैरियर ख़त्म हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कुछ ना हुआ है। योगी बाबा का कैरियर ख़त्म ना हुआ है, लेकिन तुम अपने फ्यूचर की सोचो, थारे फ्यूचर का क्या होगा। योगी है वो तो आज यहाँ है, कर्म कर रहा है, कल यहाँ नहीं रहेगा, वो अपने मठ के अंदर जा करके बैठ जाएगा। वैसे भी वो हैदराबादी उन भाइयों की बाइट सुनी होंगी, तुमने देखी होंगी, जो उन्होंने कहे थे कल को नरेंद्र मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी अपने मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? आएगा। हमारे श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये स्वयं नारायण भगवान ने कह रखी है बात कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा, और इसी भारत में आऊँगा, सज्जनों के कल्याण के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए मैं आऊँगा। अब वो चाहे आज आपको मोदी या योगी जी के रूप में दिख रहे हों, या भी आपने देखा होगा मोदी जी अभी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे गए थे अपना ध्यान करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय पे 1800 कुछ में शिकागो के अंदर जा कर के पूरी दुनिया को दिखा दी थी कि सनातन की शक्ति क्या होती है। तो वही शक्ति आज ये दिखा रहे हैं। आने वाले समय में भी कोई ना कोई आएगा। दो पंक्ति सुनाता हूँ। ये भगवा केवल वस्त्र नहीं है, उस परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना श्री राम ने, मर्यादा में बड़े हुए, भगवा डारे महावीर दुष्टों के सन्मुख खड़े हुए, और भगवा बाना पहने योद्धा जब रण में आ जाता है, दुश्मन पर काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। और भगवा बाना पहने जब कोई संत उत्तर प्रदेश में आता है, वो माफियाओं पर बुलडोजर चला के योगी आदित्यनाथ बन जाता है।
एक लास्ट सवाल सिर्फ कि नीतीश कुमार हो या फिर नायडू हो, इनके चर्चा काफ़ी चल रही है और कहा जा रहा है कि विपक्ष उनको काफ़ी ऑफर दे रहा है कि उप प्रधानमंत्री बना देंगे, इस तरीके के पद ऑफर कर रहा है। आपको लग रहा है सरकार टूटती दिख रही है या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे? नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। और अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले मैंने देख रहा था, मैं ट्विटर के ऊपर बीजेपी फॉर इंडिया के ट्विटर हैंडल से एनडीए की जो बैठक हुई है उसका पोस्ट भी मैंने देखा है और उसमें बताया गया कि भाई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए दल का उन्होंने नेता के रूप में चुन लिया है और शायद 8 तारीख को, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, 9 भी हो सकती है या तारीख आगे पीछे हो सकती है, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह की भी चर्चा अभी तेज होने लगी है। विपक्ष का फिर सपना पूरा नहीं होगा प्रधानमंत्री बनने का? अरे विपक्ष तो इस देश का एक अच्छा विपक्ष बन जाए वही बहुत है। मेरे को विपक्ष से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये कहावत है कि जहाँ एक तगड़ा और मजबूत विपक्ष होगा, एक अच्छा विपक्ष होगा, वहाँ की सरकार को ऑटोमेटिक अच्छे काम करने पड़ेंगे। विपक्ष की जिम्मेवारी होती है ये। लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है वो केवल झूठ और गंद फैलाने के अलावा इस देश के अंदर करता क्या है? बताइए आप मेरे को, क्या करता हो? केवल झूठ, झूठे नैरेटिव, गंद, पॉलिटिक्स उनकी, अफवाह, और उनको केवल एक ही चीज़ दिखती है, मोदी 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 मोदी। उनको ये दिखता बस, उनको मोदी जी के द्वारा किए हुए काम नहीं दिखते। अरे इस देश के अंदर 1971 की लड़ाई में हमारे 54 सैनिक जो थे पाकिस्तान के अंदर बंदी बना लिए गए थे, POW। और इसी देश के अंदर जब एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के ऊपर करी, हमारे अभिनंदन जी 72 घंटे के अंदर वापस आए थे। पाकिस्तान के हमने 93,000 युद्धबंदी बनाए थे, 93 के 93,000 मुफ्त में छोड़ दिए थे। अपने 54 में से एक भी बंदा नहीं आया था वापस। टॉर्चर हो गए, सड़ के मरे हुए पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में। और अभी एक चर्चा चल रही थी, मैंने पढ़ा था कहीं, किसी ने कह रखा था कि यदि उस टाइम पर इंदिरा गांधी की जगह मैं होता सत्ता में, है ना, तो मैं 93,000 को कतई नहीं छोड़ता, 93,000 को कतई नहीं छोड़ता। बदले में उनसे लेता कि पहले ये चीज़ दो और फिर 93,000 लो। ठीक है, करतारपुर साहिब के लिए उन्होंने लिख रखा था। आप देखो ना इस देश के लोग, ये किस देश का कितना दुर्भाग्य है यार। जिस पंजाब के लिए मोदी जी ने इतना काम कराया, करतारपुर साहिब के लिए इतना काम कराया, जिस करतारपुर साहिब को पंजाब के लोग अपनी छतों पर चढ़ के देखे करे थे, वहाँ पर उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर एक अलग से बनवाया। मिला क्या बदले में? पंजाब से वो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल, और भाई वो पंजाब गई फरीदकोट से, उसका जिसने इंदिरा गांधी जी को मारा, बेअंत सिंह का लड़का, वे जीत के संसद में आ रहे हैं। अरे पंजाब वालों कुछ शर्म करो। और तुम्हारे को इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। धन्यवाद। तो देखिए, राम त्यागी जी से बात कर रहे थे, इन्होंने तो साफ शब्दों में एक मैसेज देने की कोशिश की है कि विपक्ष जो है अगर विपक्ष की तरह अच्छे तरीके से काम करता है तो इस देश के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो सही हो सकती हैं। लेकिन एक जो भूमिका वाकई में उनको चुन करके जनता ने दी है, अगर उसको निभाएं तो वो काम ना करें जो पहले करते आए। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।